आइए दोस्तों शुरू करते हैं सामान्य भूगोल जनरल ज्योग्राफी। इससे पहले भी पॉलिटी पूरा कंप्लीट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल पहला है। भारत का भूगोल देखिए, इसमें क्या पूछा गया है भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितनी है? तो इसकी जनसंख्या 18.29% है। और ये 2025 का डाटा बताया गया है। 2025 तक भारत की जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति की 18.29% है, जबकि 2011 के अनुसार यह 17.5% थी। और देखिए भारत का विस्तृत है क्षेत्र 37.17 इतना से इतना, इसमें से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि भारत का विस्तार जो है 8.4 उत्तर से 37.6 उत्तरी अक्षांश एवं 68.7 से पूरब से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच है। तो 8 अंश से 37 अंश के बीच है अक्षांश विस्तार, और 68 अंश से 97 अंश से इसका देशांतर विस्तार है भारत का। इसके बाद देख लीजिए क्या क्या भारत के जितने भी पड़ोसी देशों के साथ लगती है सीमा और उनकी लंबाई है। जैसे बांग्लादेश के साथ लगता है 4,096 लंबा, सबसे अधिक सीमा इसी से लगता है भारत का पड़ोसी देशों के साथ। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य लगते हैं किससे? तो बांग्लादेश से सबसे अधिक 40-96 किलोमीटर। उसके बाद चीन से 3488 किलोमीटर। चीन से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करते हैं। तो चीन से भी 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, 5 हो गए। और पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले हैं राज्य लगभग कितना? 3323 किलोमीटर। तीसरा सबसे लंबा अधिक पाकिस्तान से सीमा लगता है भारत का। इसमें भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से लगता है। तो 3 राज्यों से लगते हैं, पंजाब और राजस्थान, गुजरात, जबकि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख से 2 ही केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। तो इस प्रकार इसमें भी 5 लगते हैं, लेकिन 3 राज्यों से। इसके बाद है नेपाल। नेपाल से 1751 किलोमीटर का बॉर्डर साझा करता है भारत। नेपाल से भी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो पूर्ण रूप से 5 राज्यों से साझा करते हैं नेपाल सीमा। तो इसके बाद बर्मा है, 1643 किलोमीटर साझा करता है भारत। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर लगता है। इससे 4 राज्य लगते हैं। तो बर्मा से 4 राज्य और भूटान से 1699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, तो इससे भी 4 राज्य। तो म्यांमार और भूटान से भारत के 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, जबकि अफगानिस्तान से सिर्फ लद्दाख 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, वो भी पीओके वाला क्षेत्र अभी जो भारत के पास नहीं है। तो भूटान से 4 राज्य, म्यांमार से भी 4 राज्य, जबकि एकमात्र 5 राज्यों से नेपाल और बांग्लादेश से। इसी प्रकार देखिए भारत के प्रमुख जल अंतराल, जैसे 8 डिग्री चैनल, ये बहुत बार पूछा गया है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री चैनल, ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है। 10 डिग्री चैनल, ये लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य है, इसे अलग करता है। जबकि पाक स्ट्रेट जो है, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। और 6 डिग्री चैनल है, ये नया वाला है, इसको याद रखिए, ये सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के मध्य स्थित है। तो 6 डिग्री चैनल अभी तक बीपीएससी में नहीं आया है, तो ये आ सकता है। ये सुमात्रा को ग्रेट निकोबार से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। जबकि डुंकल पास जो है, ये दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। डुंकल पास दक्षिण अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। मन्नार की खाड़ी, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। जबकि कोको स्ट्रेट, यह कोको द्वीप बर्मा और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप और बर्मा उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है। तो इसमें से 6 डिग्री वाला सुमात्रा और ग्रेट निकोबार, और डोंकन पास जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को अलग करता है। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना अंतर पाया जाता है? तो 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है। भारत 5.5 घंटा आगे रहता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा मैकमोहन जो 1914 में खींचा गया था। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में कौन सा सही है? तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना समभिनीति में हुई है। गंगा मैदान की रचना अग्रगर्त में हुई है। तो ये सभी बातें सही हैं। नेक्स्ट है, गंगा के मैदान एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो जियो सिकोलाइन के रूप में किया गया है। गंगा के मैदान को जियो सिंक्लाइन के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट है हिमालय का विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, ये बहुत बार पूछा गया है। जैसे पंजाब हिमालय, ये सिंधु और सतलज नदियों के बीच का क्षेत्र है, यह 560 किलोमीटर लंबा है। फिर सतलज से काली नदियों का क्षेत्र को कुमाई हिमालय को बांटा गया, यह 320 किलोमीटर लंबा, सबसे कम लंबा जो है कुमाई हिमालय। उसके बाद नेपाल हिमालय, यह काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है और यह 800 किलोमीटर लंबा, सबसे अधिक लंबा नेपाल हिमालय। और असम हिमालय इसके बाद
बाद है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच है, यह 720 किलोमीटर लंबा है। तो इसमें कूट से आ सकता है सबसे अधिक लंबा कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। फिर इसके बाद असम हिमालय होता है। देखिए इसके बाद पूछा गया है हिमालय पर्वतीय प्रदेश है तो कौन सा है? हिमालय का पर्वत पादी प्रदेश भावर है। तो भावर हिमालय का पर्वत पादी प्रदेश है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ किस काल में? तो सेनोजोइक काल में शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था। अटल सुरंग, रोहतांग सुरंग, हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो अटल सुरंग रोहतांग और हिमाचल की लंबाई 9.02 किलोमीटर पाया जाता है। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल को पार करती है अटल टनल। इसके बाद पूछा गया है भारत की प्रमुख पहाड़ियां, इसका क्रम है गुजरात की जितनी भी पहाड़ियां हैं इसका क्रम जैसे कच्छ की पहाड़ी, मांडव पहाड़ी, बरदा पहाड़ी, गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी, ये सभी उत्तर से दक्षिण में हैं। सबसे उत्तर में गुजरात की कच्छ पहाड़ी है, फिर उसके बाद मांडव पहाड़ी, फिर बरदा पहाड़ी है, फिर गिरनार पहाड़ी और गिर पहाड़ी। सबसे दक्षिण में गिर पहाड़ी और गिरनार पहाड़ी, जबकि उत्तर में कच्छ पहाड़ी है, फिर मांडव पहाड़ी है। दक्षिण भारत में स्थित पहाड़ियां देख लीजिए तो दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ी, ये तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में है, पता होगा। अन्नामलाई पहाड़ी केरल और तमिलनाडु के साझा करते हैं दो ही राज्य, जबकि कार्डमम की पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में, जबकि पलानी पहाड़ी ओनली सिर्फ तमिलनाडु में पाया जाता है। तो पलानी की पहाड़ी मात्र तमिलनाडु में, जबकि कार्डमम केरल और तमिलनाडु में, अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु में पाया जाता है। सेबराय पहाड़ी सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में विस्तार है सेबराय पहाड़ी का, और उसी तरह जगदी पहाड़ी का भी तमिलनाडु में, जबकि पालकोंडा पर्वत और वेलिकोंडा पर्वत ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। तो पालकोंडा और वेलिकोंडा आंध्र प्रदेश में, जबकि नल्लामाला पर्वत ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। इसके बाद है पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियां और उसका क्रम, जैसे आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना की पहाड़ियां जैसे नल्लामाला की पहाड़ी, वेलिकोंडा पहाड़ी, नालकोंडा पहाड़ी और नागरी पहाड़ी, ये सभी उत्तर से दक्षिण के क्रम हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाई जाने वाली पहाड़ियों में सबसे उत्तर नल्लामल्ला की पहाड़ी है, फिर वेलिकोंडा पहाड़ी, तब पालकोंडा, अंतिम में नगरी पहाड़ी है। जबकि तमिलनाडु के सबसे उत्तर में जगदी पहाड़ी है, फिर शिवराय पहाड़ी, उसके बाद पंचमल्ली पहाड़ी, पंचमलाई, फिर अंत में है सिरुमलाई पहाड़ी। तो दक्षिण तमिलनाडु का सबसे दक्षिण पहाड़ी कौन सा है? तो सिरुमलाई पहाड़ी है। उसके बाद पंचमलाई पहाड़ी, जबकि सबसे उत्तर पहाड़ी जावदी पहाड़ी है तमिलनाडु में, सेवराय पहाड़ी उसके बाद, तब पंचमलाई, अंत में सिरुमलाई, जबकि नगरी पहाड़ी आंध्र प्रदेश तेलंगाना का सबसे दक्षिण और पालकोंडा। इसके बाद देखिए पूछा गया है जहां पश्चिम और पूर्वी घाट मिलते हैं वह पहाड़ी कौन सा है? तो वहां पश्चिम नीलगिरी पहाड़ी स्थित है पश्चिम घाट में जहां मिलते हैं दोनों। इसके बाद है भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? तो रमन सागर पर्वत नाम रखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी है? तो कार्डमम की पहाड़ियां कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। इसके बाद है कानन देवन, फिर नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार में किस पहाड़ी पर चाय की बगान नहीं है? तो इसमें से गिरनार की पहाड़ी पर चाय की बगान नहीं है, यानी कि कानन देवन पर है, नीलगिरी पर है और दार्जिलिंग पर है। सिर्फ गिरनार जो गुजरात वाला है यहाँ चाय की खेती नहीं होती है। तो कानन देवन पहाड़ी कहाँ है? तो कानन देवन शायद ये गुजरात का पहाड़ी है, देख लेते हैं। देखिए गुजरात की नहीं, गुजरात का ये नहीं है, यहाँ नहीं दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पूछा गया था। रमन सागर, कन्याकुमारी, कानन देवन, हाँ अच्छा। भारत नेक्स्ट है भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? तो भारत की सर्वोच्च चोटी केटू गॉडविन आश्रम है जो 8611 मीटर ऊंचा है। ये पीओके में है, भारत में नहीं है, लेकिन पीओके भारत का ही अंग है। तो अब भारत के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं, जैसे लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं? खारदुंगला दर्रा, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा और चांगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। पहले बहुत बार पूछा गया जोजिला दर्रा कहाँ था? तो जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश हो जाने के बाद लद्दाख में चला गया है जोजिला दर्रा। इसके बाद खारदुंगला दर्रा भी लद्दाख में और चांगला दर्रा भी लद्दाख में है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सिपकिला, रोहतांग, बाड़ा लच्छा दर्रा, यांगजी दीवान दर्रा और भावा दर्रा, पारंगला दर्रा और मनीरंग दर्रा
और पारंगला दर्रा, भावा दर्रा, ये कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में है। सिरकिला, रोहतांग, बड़ा लाचा तो पता था। यांगजी दीवान, मनीरंग दर्रा और पांगला दर्रा, भावा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ये दोस्तों इंपोर्टेंट है, दर्रे भारत से पूछे जाते रहे हैं। उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड में मुंगलिंगला दर्रा है, माना दर्रा, नीति दर्रा, डिटुलेर दर्रा, कुंगरी भिंगरी दर्रा भी है और नामा दर्रा है, रालामधूरा दर्रा और सिल्ला दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है। तो भारत में प्रमुख दर्रों में सिक्किम में जो दो ही दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेपलेला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में है सेला दर्रा, बॉमिड याला दर्रा और यांगयाप दर्रा, दीपू दर्रा। बॉमिड याला दर्रा और सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा जो है मणिपुर में स्थित है। महाराष्ट्र दर्रा, ये थालघाट और भोरघाट, यानी कि थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में है। पालघाट दर्रा केरल में है। तो याद रखने के लिए इंपोर्टेंट है नया वाला, जैसे उत्तराखंड का मुंगलिंगला दर्रा, माना दर्रा नीति पता है, कुंगरी भिंगरी और नामा दर्रा, रालामाधूरा दर्रा और सिल्ला दर्रा ये उत्तराखंड का है। जबकि पारंगला दर्रा, मनीरंग और यांगजी दीवान, भावा दर्रा हिमाचल प्रदेश का था। इसके बाद क्या है, इसके बाद है दर्रे से होकर गुजरने वाले सड़क और रेल मार्ग, जैसे पालघाट दर्रे से गुजरती है, कालीकट, त्रिशूर, कोयम्बटूर, इरोड रेल व सड़क मार्ग गुजरता है पालघाट दर्रे से। भोरघाट दर्रे से बम्बई, पुणे, बेलगावी, चेन्नई रेल मार्ग व सड़क मार्ग गुजरते हैं। जबकि थालघाट दर्रे से बम्बई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरते हैं। तो पालघाट दर्रे से कालीकट, त्रिशूर, कोयम्बटूर, इरोड रेल मार्ग गुजरते हैं। जबकि भोरघाट से बम्बई, पुणे, बेलगावी, चेन्नई और थालघाट से बम्बई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग सड़क गुजरते हैं। नेक्स्ट है जोजिला दर्रा, रोहतांग, नाथुला, खैबर, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो इनमें से सबसे अधिक पर नाथुला दर्रा है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख हिमनद। तो भारत के हिमनदों में सियाचिन हिमनद, ये कहाँ है तो काराकोरम में है। इसकी लंबाई 76 किलोमीटर है। सबसे लंबा सबसे बड़ा सियाचिन हिमनद काराकोरम में। इस्पार हिमनद, बियाफो हिमनद, बालटोरो हिमनद, चोगोलुंगमा हिमनद और खुर्दोपिन हिमनद, ये सभी कहाँ हैं तो सभी काराकोरम में स्थित हैं। सियाचिन, हिस्पार, बियाफो, बालटोरो, चोगोलुंगमा, खोर्दुपिन ये दर्रे कहाँ स्थित है हिमानी, ये सभी हिमानी काराकोरम में है। जबकि रिंगमो हिमानी ये लद्दाख में है और पुनमाह हिमानी भी लद्दाख में है। गंगोत्री हिमानी उत्तराखंड में, ये पता है। और जेमो हिमानी है, ये कहाँ तो ये सिक्किम में है, जेमो हिमानी। जबकि रूपल हिमानी और दयामीर हिमानी दोनों लद्दाख में स्थित हैं। तो लद्दाख में कौन कौन से थे, रीमो, पुनमाह और रूपल, दियामीर, ये सभी हिमानी लद्दाख में हैं। नेक्स्ट है हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच है। कहाँ है हिमरेखा तो पश्चिम हिमालय में है और पूर्वी हिमालय में। कितना बीच है तो 2500 से 3000 मीटर के बीच हिमरेखा पाया जाता है हिमालय में, पश्चिम हिमालय में। जबकि पूर्वी हिमालय में यह 3500 से 4000 मीटर के बीच हिमरेखा पाया जाता है। पूर्वी हिमालय में इतना 3500 से 4000 और 2500 से 3000 पश्चिम हिमालय में। नेक्स्ट है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वत निर्मित हुए हैं। तो किस काल में भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीप निर्मित हुए, सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए थे। छोटा नागपुर पठार है तो एक अग्र गंभीर है। नेक्स्ट है दंडाकारण्य क्षेत्र किस राज्य में है तो यह छत्तीसगढ़ में भी है। तो फिर इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में विस्तारित है। दंडाकारण्य क्षेत्र जो है उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र सभी में विस्तारित है। नेक्स्ट है यह मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो कौन, भुवन की पहाड़ियां मेघालय पठार के अंश नहीं है, ऑप्शन के अनुसार वही होता। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर, ये भी पूछे जाते हैं। जैसे सैंडल पीक है, यह 732 मीटर ऊंचा है, यह उत्तरी अंडमान में है सैंडल पीक। जबकि माउंट थुलियर है 642 मीटर ऊंचा, यह ग्रेट निकोबार में है। और माउंट डिया वैली यह 515 मीटर ऊंचा मध्य अंडमान में है। माउंट कोयम्बो यह 459 मीटर ऊंचा है और यह दक्षिण अंडमान में है। माउंट मणिपुर यह 422 मीटर ऊंचा है, यह भी दक्षिण अंडमान में स्थित है। तो क्रम से देखा जाए, सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में, माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में और माउंट डिया वैली यह मध्य अंडमान में है। माउंट कोयम्बो यह दक्षिणी अंडमान में और माउंट मणिपुर भी दक्षिण अंडमान में है। तो सैंडल पीक के बाद माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार का सबसे ऊंचा चोटी है। लक्षद्वीप टापू स्थित है तो भारत के दक्षिण पश्चिम में है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह तो 36 द्वीप समूह है। द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप क्या है तो यह प्रवाल भित्ति से उत्पन्न द्वीप है। इसके बाद है इस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो भारत में कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है विदर्भ किसका प्रादेशिक नाम है तो यह महाराष्ट्र का अंग है विदर्भ।
नेक्स्ट है पाट अंचल अवस्थित है, तो यह छत्तीसगढ़ और झारखंड में स्थित है पाट अंचल। इसके बाद है झुमरी तिलैया रेडियो गीतों का फरमाइश है, किस राज्य में है, तो यह भी झारखंड में है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम में सजाना है। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, इसमें से मध्य प्रदेश का होगा, फिर उत्तर प्रदेश का, तब आंध्र प्रदेश, तब बिहार का होना चाहिए। तो पहला है, हाँ 3 है, फिर उत्तर प्रदेश, तब आंध्र प्रदेश, लास्ट में बिहार है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य पूछे गए थे। राजस्थान सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला, फिर मध्य प्रदेश दूसरा, तीसरा महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल और 12वां राज्य कौन सा है, तो यह अपना बिहार है, जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है, तो यह असम कुल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के लेह, कच्छ, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला है, गुजरात का। इसके बाद है गुजरात की राजधानी पूछा गया था गांधीनगर, अब तो नहीं पूछा जाएगा, इसमें सरल सवाल। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसके बाद भारत के कुछ भौगोलिक उपनाम ये सब आ सकते हैं फोटो में, जैसे रेलियों का नगर किसे कहा जाता है, तो नई दिल्ली को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। मेघों का घर मेघालय को कहा जाता है। पेरिस ऑफ पंजाब ये कपूरथला को कहा जाता है, पेरिस ऑफ पंजाब। फलोद्यानों का स्वर्ग किसे, तो सिक्किम को फलोद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को आनंद का शहर किसे कहा जाता है, तो कोलकाता को कहा जाता है आनंद का शहर। जबकि सोया स्टेट किसे, तो मध्य प्रदेश को सोयाबीन नगरी साल्ट सिटी बोला जाता है। राजस्थान के फौलादी को साल्ट सिटी कहा जाता है। गोल्डन सिटी अमृतसर जान रहे हैं, टेम्पल है वहाँ। पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे, तो पुणे को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। जबकि पृथ्वी का स्वर्ग भारत में श्रीनगर को कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग। जबकि मंदिरों और घाटों का नगर किसे, तो वाराणसी, बाबा काशी नगरी वाराणसी को मंदिरों और घाटों का नगर कहा जाता है। इसके बाद है भारत के प्रमुख जनजातियों का स्थानिक वितरण देख लेते हैं। भारत की जनजातियां ये भी आ सकती हैं, जैसे अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं सेंटलीज, ओंगो, जारवा, सोमपेन, ये सभी जनजातियां अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। तमिलनाडु में कुरुम्बा, कनिकरन, टोड्डा, कोट्टा ये तमिलनाडु की जनजातियां हैं। आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं चेंचू, कोया, गड़ाबा, लंबाडा, सवारा, यनादी, ये सभी जनजाति आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके बाद है तेलंगाना में भी कोया, कोंड, चेंचू, कुलिया और गड़ाबा जनजाति पाए जाते हैं। कोया, कोंड, चेंचू, कुलिया, गड़ाबा। और पंजाब में कौन सी जनजाति, सांसी जनजाति कहाँ पाई जाती है, पंजाब में। केरल में जनजाति पाई जाती है मलय, अरयन, हिल, पुलाया, कुरुमन, उराली, कादर, ये जातियां केरल पलियान में पाई जाती हैं। उराली, कादर, कुरुमन, हील, पुलाया, मलय, अरियन। कर्नाटक में जनजातियां पाई जाती हैं परधी, यारावा, नकैदा। नकैदा, यारावा और परिधि जनजाति कर्नाटक में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट है गुजरात में पाए जाने वाले भील हैं, चारण है, कोली है, ये गुजरात में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में पाई जाने जनजातियां हैं भील, धनवार, कोली, ठोर, कोली, मल्हार, वर्ली, गोंड आदि महाराष्ट्र में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में मीना, भील, गरसिया, सहरिया, कोली, डमोर राजस्थान में पाई जाती हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश की जनजातियां हैं गिद्ध, किन्नौर, जद, भोट, गुज्जर, ये सभी हिमाचल प्रदेश की जनजातियां हैं। जम्मू कश्मीर में पाई जाने वाली जनजातियां हैं बक्करवाल, गुज्जर, गद्दी और चांगपा। तो गुज्जर मुस्लिम जनजाति जम्मू कश्मीर में है, गद्दी भी है, चांगपा भी है जम्मू कश्मीर में। लद्दाख में पाई जाने वाली जनजातियां हैं बाल्टी, बेड़ा, बॉट, बोटो, चांगपा, ब्रोकपा, ट्रोकपा, अच्छा ड्रोकपा, ड्रोकपा और दर्द, सिन, गर्रा, मोन, पुरीगापा, ये सभी लद्दाख के जनजातियां हैं। उसके बाद है उत्तराखंड में पाए जाते हैं थारू, भोटिया, बुक्शा, जौनसारी, राजी जनजाति उत्तराखंड में पाए जाते हैं। उड़ीसा में पाए जाने वाले हैं मुंडा, खारिया, भूमिन, संथाल, हो, कोल, उरांव और शवर, ये भी उड़ीसा में पाए जाते हैं। झारखंड में तो मुंडा, हो, बिरहोर, कोल, भुइयां, असुर झारखंड की जनजातियां हैं। मध्य प्रदेश की भील हैं, गुंडा हैं, पहाड़िया, मारिया हैं, मूरिया है, पैगा है, कोल है और कमार जनजातियां पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। फिर छत्तीसगढ़ में है मुरिया, कवर, सहरिया, खोंडा, गोंडा,
अबूझमारियाँ ये जनजातियाँ छत्तीसगढ़ की हैं। मलय यानी कि मेघालय मेघालय में गारो खासी जनजातियाँ, कुकी और मिकिर जनजातियाँ मेघालय में पाई जाती हैं। मणिपुर में कुकी, सेमा, थाडो, तराओ जनजातियाँ पाई जाती हैं। नागालैंड में नागा और कछारी जनजातियाँ पाई जाती हैं। मिजोरम में हजोंग, पाबी, मिजो जनजातियाँ पाई जाती हैं। त्रिपुरा में हलाम, रियांग, त्रिपुरी जनजातियाँ पाई जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में मोम्बा, खम्बा, अबतानी, मिसमी, सिंगपो, अबोर जनजातियाँ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। और असम में गारो खासी जनजातियों के साथ कार्बी, कुकी, बोडो असम में पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में है लोधा, भूमिज, संथाल, लेप्चा जनजातियां पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। सिक्किम में लेप्चा और भूटिया जनजातियां पाई जाती हैं। तो ये जनजातियों के नाम हैं और शब्दों में कहीं कहीं अलग भी लिखे हो सकते हैं, बस कुछ भी थोड़ा थोड़ा अंतर हो सकता है, उसे पहचान कर लगाना है। इनमें कुछ इंपोर्टेंट हो सकते हैं, जैसे कर्नाटक के पारधी, यारवा, नकैदा, केरल के हिल, पुलाया, कुमरून, उराली, कादर, तेलंगाना के कुलिया, गढ़ गड़ाबा, कोंड, चेंचू, कोया तेलंगाना की जनजाति, और महाराष्ट्र के धनवर, कोली, ठोर, कोली, मल्हार, वर्ली, राजस्थान का जान ही रहे हैं ये मील, भील, ग्रासिया, सहारिया, कोल, डमोर। हिमाचल प्रदेश भी पता है, लेकिन लद्दाख का देख लेते हैं। लद्दाख चर्चा में था। लद्दाख की जनजातियां हैं जैसे बाल्टी, बेड़ा, बौट, बोटो, चांगपा, ब्रुकपा, ड्रुकपा, दर्द, सीन, गर्रा, मोन, पुरीगा, पुरीगापा, ये सभी लद्दाख की जनजातियां हैं। इसके बाद जनजातियों के बाद पूछा गया, देखिए भारत के किस भाग में द्रविडियन प्रजाति संकेंद्रित हैं? तो यह दक्षिण भारत में पाए जाते हैं द्रविडियन। नेक्स्ट है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक राज्यों में जनजातीय समुदाय की पहचान कहाँ नहीं की गई है? तो इनमें से हरियाणा में जनजाति नहीं पाए जाते हैं। बोडो निवासी कहाँ? तो गारो पहाड़ी में। गारो जनजाति कहाँ के हैं? असम के हैं। और मिजोरम, मेघालय में भी पाए जाते हैं। फिर भील जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो भील जनजाति महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा यह मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी थोड़े बहुत पाए जाते हैं। जनजाति और राज्यों की जोड़ी लगाना था, तो यह टोडा वाला गलत था। नेक्स्ट है भरमौर जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। भरमौर जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद है भारत की नदियां और लंबाई। उद्गम स्थल देखिए, जैसे सिंधु, यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास पोखरचू ग्लेशियर से निकलता है। 2880 किमी लंबा है और यह अरब सागर में गिर जाता है। भारत में यह अभी 1114 किलोमीटर से होकर ही बहता है। तो सिंधु नदी एकमात्र भारत से जम्मू कश्मीर और लद्दाख से होकर बहता है। पोखरचू ग्लेशियर से निकलता है चिनाब। चिनाब दो धाराओं से बना है, चंद्रा और भागा से मिलकर, जो हिमाचल प्रदेश के केलांगा के पास टांडी में मिलता है जाके। तो चंद्रा और भागा से चिनाब बना है, जो हिमाचल प्रदेश के टांडी में जाके मिलता है। यह 1180 किमी लंबा है चिनाब, और सतलज नदी में जाके मिल जाता है। रावी नदी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलता है और यह भी जाके चिनाब में मिल जाता है, रावी। इसके बाद है झेलम। झेलम पीर पंजाल पर्वत से जम्मू कश्मीर के बेरीनाग से निकलता है, झरने से झेलम, और यह 725 किलोमीटर लंबा है झेलम। चिनाब नदी में ये भी मिल जाता है जाके। इसके बाद है ब्यास। यह रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से निकलता है 4000 मीटर की ऊंचाई से, और यह 470 किलोमीटर लंबा है। हरिके तरण तारण के समीप सतलज में मिल जाता है। ब्यास नदी सतलज में जाके मिल जाता है, मोहाना सतलज में है। फिर सतलज मानसरोवर के झील से निकलता है, राकस ताल से। सतलज भारत में 1448 किलोमीटर से बहता, लगभग 1450 किलोमीटर सतलज का लंबाई है, लेकिन यह भारत में 635 किलोमीटर में ही बहता है। सतलज का मोहाना कहाँ है? तो चिनाब नदी में सतलज जाके मिल जाता है। नेक्स्ट है गंगा। गोमुख हिमानी से निकलता है, गंगोत्री हिमानी से। यह 2525 किमी लंबा, भारत की सबसे लंबी नदी है और बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। रामगंगा, यह गढ़वाल पहाड़ी से दूधा टोली उत्तराखंड से निकलता है रामगंगा, और 596 किलोमीटर लंबा है। यह गंगा में जाके कन्नौज के पास मिल जाता है। रामगंगा नदी उत्तराखंड के दूधा टोली से निकलता है। इसके बाद शारदा है। यह काला पानी उत्तराखंड से निकलता है, इसे काली नदी भी कहा जाता है। शारदा, यह 350 किमी लंबी है। बहराइच के निकट यह घाघरा नदी में जाके मिल जाती है, शारदा नदी, काली नदी। नेक्स्ट है गंडक। यह नेपाल हिमालय से निकलता है, 630 किलोमीटर लंबा है। गंगा में जाके यह पटना के सोनपुर के निकट मिल जाता है। कोसी गोसाईनाथ चोटी से उत्तर प्रदेश उत्तर से निकलता है, गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से। ये 720 किलोमीटर लंबा है कोसी, और यह भी गंगा नदी मिल जाता है। फिर यमुना है। यह बंदरपुछ से निकलता है, पश्चिम ढाल से, यमुनोत्री हिमानी से, और यह गंगा नदी में प्रयागराज में जाके मिल जाता है। यमुना का लंबाई है 1376 किलोमीटर। इसके बाद है चंबल। चंबल मध्य प्रदेश के मालवा पठार के महू से निकलती है, और यह 965 किलोमीटर लंबी है। चंबल नदी यमुना के जाके मिल जाती है, यमुना में इटावा के पास, महू के से निकलती है।
मालवा पठार से चंबल नदी। इसके बाद बेतवा है, यह भी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है। विंध्याचल पर्वत से बेतवा नदी 454 किलोमीटर लंबी है। यह भी यमुना में जाके हमीरपुर में मिल जाती है। चंबल बेतवा दोनों यमुना में। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से यह 784 किलोमीटर लंबी है। यह गंगा नदी में पटना में जाके मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा नदी ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से? तो आंगसी हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्रा आंगसी हिमानी से, और यह 2900 किलोमीटर लंबी है। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ब्रह्मपुत्रा भारत में 916 किलोमीटर में बहती है। फिर नर्मदा, यह मैकाल रेंज अमरकंटक से नर्मदा भी निकलती है, और नर्मदा 1312 किलोमीटर लंबा है। यह खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है नर्मदा। इसके बाद है नर्मदा के बाद ताप्ती है, बैतूल जिले के मुलताई मध्य प्रदेश से निकलती है। ताप्ती 724 किलोमीटर लंबी है। सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है ताप्ती। फिर माही विंध्याचल पर्वत से मध्य प्रदेश धार जिला से निकलती है, और यह 583 किमी लंबी है। ये भी खंबात की खाड़ी में ताप्ती और माही। जबकि लूनी जो है ये अजमेर राजस्थान के पश्चिम अरावली पर्वत से निकलती है। लूनी 511 किलोमीटर लंबी है, और यह कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है जाकर। इसके बाद महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा से निकलती है। महानदी 851 किलोमीटर लंबी है, और ये बंगाल की खाड़ी में कटक के साथ समीप उड़ीसा में जाके लगभग बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर सिपरा है, यह कंकरी बारडी पहाड़ी इंदौर से निकलती है, और यह 195 किलोमीटर लंबी है। चंबल में मिल जाती है। साबरमती अरावली पर्वत उदयपुर से निकलती है, और यह 371 किमी लंबी है। ये भी खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, साबरमती भी। फिर बनास है, ये खमनोर पहाड़ी अरावली से ये भी निकलती है, राजसमंद जिला राजस्थान से, और यह 512 किलोमीटर लंबी चंबल में मिल जाती है। तो बनास साबरमती से और सिप्रा से ज्यादा लंबी है। कृष्णा नदी ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र के समीप पश्चिम घाट से निकलती है कृष्णा नदी, और ये 1400 किलोमीटर लंबी है। बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी लंबी कृष्णा। फिर कावेरी नदी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी के कर्नाटक के कोडगु जिला से निकलती है। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कोडगु जिला से कर्नाटक से 800 किमी लंबी है कावेरी। ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि गोदावरी ये महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबी है, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी गोदावरी। नेक्स्ट तुंगभद्रा कर्नाटक के पश्चिम घाट पहाड़ी के गंगा मूल चोटी से निकलती है। तुंगा के समीप ही कादुर से भद्रा नदी का उद्गम है, यानी कि तुंगा और भद्रा नामक दो नदियों से मिलता है तुंगभद्रा। 531 किमी लंबा, और ये तुंगभद्रा कृष्णा में जाके मिल जाती है, तो कृष्णा की सहायक है। फिर पेन्नार है, पेन्नार जो है नंदी पहाड़ी से कर्नाटक से निकलती है पेन्नार नदी, और ये पेन्नार नदी 244 किमी लंबी है, और यह अरब सागर में मिल जाती है। पेरियार नदी यानी कि पश्चिम की ओर बहती है। इसके बाद हुगली है, यह गंगा की एक शाखा है जो गिरिया पश्चिम बंगाल के निकट गंगा से निकलती है। हुगली नदी गिरिया पश्चिम बंगाल गंगा से निकलती है। ये 260 किलोमीटर लंबी है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हुगली कोलकाता इसी नगर किनारे है। नेक्स्ट है भारत की नदियां और उसके सहायक नदियां। जैसे गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा मिलने से बनता है वेनगंगा पेनगंगा, मंजीरा और इंद्रावती, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद है कृष्णा। कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, मालप्रभा और पंचगंगा, दूधगंगा, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कावेरी की है अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। महानदी की सहायक नदी है शिवनाथ, हंसदेव, मंड, ईब, तेल नदियां सभी महानदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु की सहायक नदी है झेलम, चिनाब, व्यास, रावी, सतलज, जास्कर, श्योक, नुब्रा, गिलगित, होजा, काबुल, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो सिंधु की भी बहुत ज्यादा सहायक नदियां हैं, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, श्योक, नुब्रा, गिलगित, होजा, काबुल, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। झेलम की किशन गंगा सहायक नदी है। सतलज की सहायक नदी कौन सी है? तो स्पीति और बास्पा सतलज की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां तिस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, धनसिरी, दिबांग, पगला दिया, जिया भरेली, संकोश और लोहित, ये सभी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। पगला दिया कौन सा नाम है? पगला दिया ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं, और जिया भरेली भी है, संकोश है, लोहित है, ये सभी दिबांग, धनसिरी, सुबनसिरी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं। फिर गंगा की सहायक नदियां यमुना, गुंडक, गोमती, घाघरा, सोन, कोसी, महानंदा हैं। यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, टोंस, हिंडन, यमुना की सहायक नदियां हैं। भारत के प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाएं तथा उससे संबंधित राज्य। देखिए बहुउद्देश्य परियोजना का नाम किस नदी पर है? तो भाखड़ा नामकल, ये सतलज नदी पर है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, 4 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। ब्यास, पोंगल बांध और महाराणा प्रताप सागर बांध ब्यास नदी पर है, और ब्यास बांध भी, पोंगल बांध, महाराणा प्रताप, इसे ब्यास से भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल को लाभ होता है। इंदिरा गांधी नहर, यह ब्यास और सतलज नदी पर है। सतलज नदी के संगम के आगे हरिके बांध के पास यह बन जाता है इंदिरा नहर। इंदिरा नहर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब को फायदा होता है
फिर इसके बाद चंबल घाटी, चंबल नदी पर है मध्य प्रदेश राजस्थान में। दामोदर घाटी, दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल झारखंड में। हीराकुद बांध, महानदी पर उड़ीसा में। मीनाक्षी बांध, मीनाक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल और झारखंड में। कोसी तो कोसी नदी पर बिहार नेपाल का है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इससे सिंचाई लाभान्वित होते हैं। फिर नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। गंडक नदी, गंडक पर बनाया गया है गंडक नदी बांध, ये भी बिहार और नेपाल। जबकि फरक्का बांध गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल, इससे लाभान्वित होता है। काकरा पारा, ये ताप्ती नदी पर गुजरात का, केवल गुजरात काकरा पारा परियोजना से। तवा, तवा नदी पर, यह मध्य प्रदेश का परियोजना है तवा परियोजना। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, यह भी सिर्फ गुजरात से संबंधित है, उकाई परियोजना। फिर मालप्रभा परियोजना, मालप्रभा ये कर्नाटक में है। पोचमपाद यानी कि श्री राम सागर परियोजना जो है पोचमपाड़ू, ये गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना में है। बगलीहर परियोजना चिनाब नदी पर है, ये जम्मू कश्मीर में है। बगलीहर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इससे लाभान्वित होते हैं सरदार सरोवर बांध से। तिलैया बांध, ये बराकर नदी पर है, झारखंड संबंधित है तिलैया से। दुलहस्ती परियोजना से चिनाब नदी पर, और ये जम्मू कश्मीर दुलहस्ती से लाभान्वित। सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर, सरहिंद पंजाब में है। सरहिंद परियोजना सतलज नदी पर। जवाहर सागर, ये चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर है। गांधी सागर चंबल नदी पर है, इससे प्रभावित राज्य है। चंबल, जवाहर सागर राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में। मात्र एक गांधी सागर चंबल नदी पर, जो मध्य प्रदेश में है। फिर इसके बाद शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर, ये कहाँ तो कर्नाटक में है। बाणसागर सोन नदी पर, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इससे लाभान्वित होते हैं। पंचेत बांध सागर परियोजना है, ये दामोदर नदी पर, पश्चिम बंगाल और झारखंड, पंचेत बांध परियोजना से। और फिर शरावती नदी पर, शरावती नदी पर है शरावती परियोजना कर्नाटक, इससे लाभान्वित होता है। हंसदेव बांगो परियोजना हंसदेव नदी पर है, ये छत्तीसगढ़ में है। हंसदेव बांगो। मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से संबंधित है मुचकुंड परियोजना। कंगसावती परियोजना, कंगसावती नदी पश्चिम बंगाल में है। कंगसावती परियोजना कहाँ तो पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद जायकवाड़ी परियोजना है, ये कहाँ तो गुजरात, सॉरी, गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है जायकवाड़ी परियोजना। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर कर्नाटक में। भीमा परियोजना भीमा नदी पर, कहाँ तो महाराष्ट्र में। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर, कहाँ कर्नाटक में। जबकि रहिंद गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना रहिंद नदी पर, ये कहाँ तो उत्तर प्रदेश में है रहिंद परियोजना। ये रहिंद जो है सोन नदी की सहायक है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना। फिर रामगंगा बांध, रामगंगा नदी पर उत्तराखंड में है। टिहरी बांध भी भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। इसके बाद है द्वाब और इससे संबंधित नदी, जैसे बिस्त द्वाब कहाँ किस नदी से तो ब्यास और सतलज से संबंधित बिस्त द्वाब। बारी द्वाब किससे है तो ब्यास और रावी नदी से संबंधित बारी द्वाब। और रेचना द्वाब जो है, रेचना द्वाब रावी और चिनाब नदी से संबंधित है। शाज द्वाब जो है, यह चिनाब और झेलम नदी से संबंधित है। सिंधु सागर द्वाब, ये झेलम और सिंधु नदी से संबंधित है। तो इन द्वाब को याद कैसे रखें तो देखिए, सिंधु और सागर द्वाब, ये झेलम और सिंधु वाला है, ठीक आ जाएगा। ये रेचना द्वाब जो था, ये रावी और चिनाब के बीच, रेचना रावी और चिनाब के बीच है। जबकि बारी द्वाब वाला, ये ब्यास और रावी के बीच है, बारी द्वाब। जबकि बिस्त द्वाब, ये ब्यास और सतलज नदी के बीच है, बिस्त वाला। और चाज द्वाब है, ये चिनाब और झेलम के बीच है, चाज द्वाब। नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रमुख संगम, इसे भी आते हैं, जैसे धौली गंगा प्लस अलकनंदा से कौन सा बनता है विष्णु प्रयाग के पास, ये दोनों संगम करते हैं, जिसे विष्णु गंगा बनते हैं। धौली गंगा और अलकनंदा, नंद प्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा से नंद प्रयाग। कर्ण प्रयाग, पिंडार प्लस अलकनंदा से कर्ण प्रयाग। जबकि रुद्र प्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा से देव प्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा को मिलने से देव प्रयाग के पास मिलते हैं भागीरथी अलकनंदा। मंदाकिनी अलकनंदा रुद्र प्रयाग, पिंडार अलकनंदा कर्ण प्रयाग, नंदाकिनी अलकनंदा नंद प्रयाग। जबकि धौली गंगा और अलकनंदा विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, पूछा गया है किस नगर में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नदी बनते हैं, तो अलकनंदा भागीरथी देव प्रयाग में मिलते हैं। भारत की सबसे बड़ी वाही नदी है तो गंगा नदी है 2500 किलोमीटर। बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उप नदियां हैं। नेक्स्ट है नदी फतुहा के पास गंगा मिल जाती है तो कौन सी नदी, विकल्प अनुसार पुनपुन नदी फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है। भारत में यार लुंग जांगबो किस नाम से जानी जाती है तो ब्रह्मपुत्रा को जाना जाता है इस नाम से। नेक्स्ट है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास नदियों का स्रोत है, कौन कौन से तो सतलज, ब्रह्मपुत्रा, सिंधु, सभी का मानसरोवर झील के पास उद्गम स्रोत है। इसके बाद है मानस नदी किसकी सहायक नदी है तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। रिप्त घाटी या भ्रंश द्रोणी से बहती है भारत में कौन सी नदी तो नर्मदा नदी। नेक्स्ट है सोन और नर्मदा कहाँ से निकलते हैं तो ये अमरकंटक से निकलते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, पश्चिम की ओर इधर तो दो नदियां ताप्ती और नर्मदा हैं। इसके बाद पेरियार भी हैं, लेकिन उत्तर में दो ही नदी हैं।
इसके बाद है कावेरी नदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी से होकर गुजरती है कावेरी नदी। नेक्स्ट है तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है। इसके बाद है तुलना के आधार पर हिमालयी नदियां प्रायद्वीप नदी से तुलना करिए। तो अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीप नदियां वर्षा पर निर्भर करती हैं। ये बात सही है। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीप नदी की तुलना में अधिक खड़ी है। ये भी सही है। प्रायद्वीप नदियां हिमालयी नदियों की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनाती हैं। नीचे दिए गए में कौन सा सही? तो सिर्फ एक और दो सही था। प्रायद्वीप नदियां हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में ज्यादा क्षरण का कारण नहीं बनती, जबकि हिमालयी नदियां ज्यादा क्षरण का कारण बनती हैं। नेक्स्ट है भारत में चंद्रा और भागा नदियां किस क्षेत्र में बहती हैं? तो चंद्रा और भागा नदियां दोनों ये लाहौल स्पीति क्षेत्र में बहती हैं। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। नेक्स्ट है दामोदर, कोयला, स्वर्णरेखा नदियां कहाँ से निकलती हैं? तो ये छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कौन सी भूबंधित नदी है? तो नूरी नदी भूबंधित नदी है। बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। इसके बाद नदियों से पूछा गया है सोन, गंडक, कोसी, गंगा में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसका है? तो कोसी का है। सबसे ज्यादा परिवर्तित हो जाती है, अपना मार्ग बदलती है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो त्रिवेणी नहर गंडक पर निर्मित है। इसको बहुत बार पूछता है बीपीएससी बार बार। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख नगरों का उपनाम है। जैसे ईश्वर का निवास स्थान किसे बोला जाता है? तो प्रयागराज को ईश्वर का निवास स्थान। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर जान रहे हैं। मंदिरों एवं घाटों का नगर वाराणसी को। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे? तो अल्झप्पा को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। त्योहारों का नगर मदुरई को। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। गुलाबी शहर जयपुर को बोला जाता है गुलाबी शहर। श्वेत शहर किसे? तो उदयपुर को कहा जाता है श्वेत शहर। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? तो पूर्व का पेरिस पुडुचेरी को कहा जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है और भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयागराज। पूर्व का वेनिस कौन है? तो अल्झप्पा है और गुलाबी शहर जयपुर है। श्वेत शहर किसे बोला जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। पूर्व का पेरिस पुडुचेरी और भारत का पेरिस जयपुर है, जबकि स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। नेक्स्ट हाँ, भारत की मिनी स्विट्जरलैंड खज्जियार को कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान का थर्मोपल्ली हल्दी घाटी को राजस्थान का थर्मोपल्ली कहा जाता है। भारत का हॉलीवुड बम्बई है। भारत का प्रवेश द्वार बम्बई है। भारत 7 टापुओं का नगर बम्बई है। नेक्स्ट इस्पात नगरी जमशेदपुर। भारत का पीटर्सबर्ग भी जमशेदपुर। भारत का दिल किसे कहा जाता है? तो दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है। गंगा नदी दक्षिण की गंगा किसे? तो दक्षिण की गंगा कावेरी को। फलों की डलिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर। जबकि भारत का बगीचा बंगलुरु को भारत का बगीचा कहा जाता है। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। छोटा नागपुर की रानी नेतरहाट झारखंड को कहा जाता है। पर्वतों की रानी मसूरी को। 5 नदियों की भूमि पंजाब को। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ी, जिसे फांग हुई पहाड़ी भी कहा जाता है। इसके बाद है बंगाल का शोक दामोदर नदी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को। समुद्र पुत्र किसे? तो लक्षद्वीप को समुद्र पुत्र कहा जाता है। जुड़वा नगर हैदराबाद सिकंदराबाद। झीलों का नगर श्रीनगर। नवाबों का नगर लखनऊ को। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को। इसके बाद है भारत के प्रमुख पर्वतीय शहर देख लेते हैं एक झटके में नजर से। जैसे रांची पर्वत शहर कितना मीटर? 651 मीटर ऊंचा झारखंड में है। रानीखेत उत्तराखंड में है। 1869 मीटर ऊंचा। लेंसडाउन उत्तराखंड में है। डलहौजी जो है हिमाचल प्रदेश में है। यह 2000 ऊंचा है। डलहौजी नगर शहर जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। डलहौजी तो चला गया, फिर भी इसके नाम से अभी तक नाम रखा गया है। इसके बाद मसूरी है, ये भी उत्तराखंड में है। मुक्तेश्वर भी उत्तराखंड में है। नैनीताल भी उत्तराखंड में है। कसौली कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है कसौली। और कन्नूर कहाँ है? कन्नूर पहाड़ी जो है यह तमिलनाडु में है। गंगटुक तो सिक्किम में। जम्मू कश्मीर में है। गुलमर्ग। ऊटी कहाँ है? तो ऊटी तमिलनाडु में है। पहलगाम जम्मू कश्मीर में है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। कोडाई कनाल कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पता है। भवाली पहाड़ी कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। भवाली शहर। अल्मोड़ा भी उत्तराखंड में है। शिलांग कहाँ है? तो ये मेघालय में है। नंदी हिल्स ये कहाँ? तो कर्नाटक में है। नंदी हिल्स कहाँ? कर्नाटक में है।
यरकाड कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में यरकाड की शहर पहाड़ी वाला, जबकि महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। कलिपोंगा कहाँ है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। पंचगनी, पंचगनी कहाँ? तो ये भी महाराष्ट्र में है। मुन्नार केरल में। और पंचमढ़ी जो है ये भी मध्य प्रदेश में पहाड़ी नगर है। केम्मानगुंडी, केम्मानगुंडी यह कर्नाटक राज्य में है पहाड़ी नगर। और मंडी जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। लोनावाला यह महाराष्ट्र में है और खंडाला भी महाराष्ट्र में है। जैसे ये केम्मान मुंडी जो है ये नया वाला है, तो ये कहाँ है? तो ये कर्नाटका में है केम्मान मुंडी। और मंडी जो है यह हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी नगर है। मुन्नार केरल में। और कलिपोंगा पश्चिम बंगाल में है पहाड़ी नगर। यरकाड तमिलनाडु में है। नंदी हिल्स कर्नाटक में है। नेक्स्ट है, गंगा नदी किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो कानपुर है। नेक्स्ट है, यह शहर जो गंगा नदी किनारे अवस्थित नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार उत्तरकाशी गंगा नदी किनारे नहीं है। नेक्स्ट है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी किनारे है? तो लिद्दर नदी किनारे पहलगाम बसा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख जलप्रपात और उसके स्थान। भारत के जलप्रपातों में जोग या करसुप्पा जलप्रपात या चित्रकूट जलप्रपात भी इसे कहा जाता है। नहीं, इसे जोग या करसुप्पा जलप्रपात ये शरावती नदी पर है और कर्नाटक में है, जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। 253 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और दूसरा है चित्रकूट जलप्रपात, जो इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में है चित्रकूट जलप्रपात। शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर जो कर्नाटका में है, 98 मीटर लगभग 100 मीटर ऊंचा है। और गोमत धारा जलप्रपात, गोमत धारा और जोनहा जलप्रपात ये राढ़ू नदी पर है और यह झारखंड में है। गोमत जलधारा, हुंडरू जलधारा भी झारखंड में है, जो स्वर्णरेखा नदी पर है। और लोढ़ू या बूढ़ा घाघ जलधारा है, लोध या बूढ़ा घाघ जलधारा बूढ़ा नदी पर, ये भी झारखंड में है। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर, ये कर्नाटक में है। दसम जलप्रपात कांची में है, झारखंड नदी पर है, कांची नदी पर। पाइकारा जलप्रपात, दो जलप्रपात भी इसे कहते हैं, ये पाइकारा नदी पर तमिलनाडु में है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा में मध्य प्रदेश पर। चूलिया जलप्रपात चंबल पर, ये राजस्थान में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो इनमें से इम्पोर्टेंट है, जैसे जोग या गरसुप्पा यह शरावती नदी पर कर्नाटक में सबसे ऊंचाई पर लगभग 250 मीटर ऊंचा। और चित्रकूट तो छत्तीसगढ़ में पता है। शिव समुद्रम जो है यह कावेरी नदी पर कितना ऊंचा? 100 मीटर लगभग 98 मीटर कर्नाटक में है। नया वाला जैसे ये गोमतधरा और जोन्हू जलप्रपात राढ़ू नदी पर। और लोध या बूढ़ा घाघ जलप्रपात ये झारखंड में दोनों है। जबकि दसम जलप्रपात ये भी झारखंड में है। और कपिलधारा तो जानते हैं, और पाइकारा भी तमिलनाडु में, ये भी जानते हैं। इसके बाद था हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है, पूछा गया था 69 में, ये स्वर्णरेखा नदी पर है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है? तो कावेरी नदी पर है। इसके बाद है भारत के प्रमुख झील एवं उनकी अवस्थितियां। जैसे सेला झील कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील कहाँ है? तो हरियाणा में है बड़खल झील। और काली बेली झील कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में है। वेम्बनाड झील कहाँ है? तो यह केरल में है। जबकि चिल्का झील उड़ीसा में है। बुलर और मानसब झील जम्मू कश्मीर में है। डल झील जम्मू कश्मीर में है। पेरियार झील केरल में है। पुलकिट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर में है। सांभर झील राजस्थान में है। तो इनमें से नया लग रहा है ये सेला झील, जो अरुणाचल प्रदेश में है। बडखल झील भी ये नया हरियाणा में ये आ सकता है। और काली बेली झील ये कहाँ? तो तमिलनाडु में है। और बूलर मानसबल ये दोनों जम्मू कश्मीर में, डल झील भी है। जबकि कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश में है। और इसके बाद पुष्कर तो राजस्थान के अजमेर में है। और राजसमंद झील, नक्की, डिंडीवाना झील, उदय सागर झील ये सभी राजस्थान में है। सूरज कुंड हरियाणा में। लेकिन रूपकुंड झील जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। फुलहर झील कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। ये फुलहर झील इंपोर्टेंट है। चंबूदी, चपनाला और हाफलांग झील कहाँ है? तो असम में है। हुसैन सागर, उस्मान सागर हैदराबाद तेलंगाना में है। जबकि चेंबर मकम्बम झील ये चेन्नई के तमिलनाडु में स्थित है। तो इनमें से नया है, जैसे फुलहर झील जो है यह उत्तर प्रदेश में। रूपकुंड झील ये उत्तराखंड में है। चुम्बी झील, चंदुम्बी, चपनाला, हाफलांग झील ये असम में है। और हुसैन सागर, उस्मान सागर झील हैदराबाद तेलंगाना में। जबकि चेम्बरकम्बम झील ये तमिलनाडु चेन्नई में है। नोट देखिए यहाँ है, चिल्का, बूलर, लोकटक झील मीठे पानी की झील हैं। तो बूलर झील भी मीठा, चिल्का झील भी उड़ीसा का मीठे पानी का झील है। और लोकटक झील भी, तीनों ही मीठे पानी का झील है। बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड है जलप्रपात? तो यह कैमूर में है तेल्हाड़ कुंड।
नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखुर झील कौन सा है? तो बिहार की कांवर झील जो बेगूसराय में है। दिल्ली, बंबई, लेह, बंगलुरु में कौन सा सूखा शहर है? तो लेह सबसे अधिक सूखा शहर है और जिलों में सबसे बड़ा जिला लेह ही है। नेक्स्ट है भारतीय मानसून मौसम विभाग इंगित करता है जिसका कारण क्या है? तो भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण स्थल और समुद्री का विभेदी तापमान है। नेक्स्ट है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता क्यों है? तो उनकी जलवायु में भिन्नता उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण है। नेक्स्ट है मानसून का निवर्तन इंगित होता है तो साफ आकाश से, यानी कि मानसून जब लौटता है तो साफ आकाश दिखाई देता है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ की हवाएं किसी प्रकार के बाधाओं को पार नहीं करती हैं, इसलिए आवश्यक ऊंचाई नहीं है वहाँ वर्षा के लिए। अरावली पर्वत जो है मानसून के समांतर पड़ती है राजस्थान में, इसलिए वहाँ वर्षा कम होती है। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को प्रदर्शित की जाती है तो CWA में उत्तर बिहार के गंगा क्षेत्र को कोपेन ने आ, बताया था। नेक्स्ट है भारत की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। चेरापूंजी कहाँ है? तो मेघालय राज्य में है। किस राज्य में जाड़े में वर्षा होती है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कूट था, इसे सुमेलित करना था। तो बाढ़ या उत्तर प्रदेश बिहार के मैदान में ज्यादा आते हैं। भूकंप हिमालयी क्षेत्र और गिरिपाद में आते हैं। सूखा मध्य पूर्वी भारत में ज्यादा सूखा पड़ता है। मध्य पूर्वी भारत, चक्रवात झारखंड और उत्तरी उड़ीसा में उस समय ऑप्शन के अनुसार ये थे। नेक्स्ट है रेगुर मिट्टी किसे बोला जाता है? तो काली मिट्टी को बोला जाता है। नेक्स्ट है मृदा के पोषक तत्व और पौधे में उनके कार्य। जैसे फास्फोरस क्या करता है? तो जड़ों का विकास करता है, ऊर्जा संग्रहण करता है, शीघ्र फल देने में, पकाने में यह काम करता है। फास्फोरस नाइट्रोजन वृद्धि में, प्रोटीन में। पोटेशियम क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पानी की उचित अवशोषण में सहायक होता है पौधों में। पोटेशियम। कैल्शियम कोशिका संरचना और विभाजन में सहायता करता है। कैल्शियम। सल्फर यह प्रोटीन और तेल निर्माण में सहायक होता है। सल्फर। जबकि मैग्नीशियम है यह प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल के निर्माण कार्य करता है। मैग्नीशियम। आयरन क्या है? तो यह शोषण और क्लोरोफिल उत्पाद है आयरन। जबकि मॉलिब्डेनम है यह दलहनों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है। मॉलिब्डेनम। और कोबाल्ट क्या करता है? तो यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण, विटामिन B12 का निर्माण करता है कोबाल्ट। तो इनमें से जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस जड़ों के विकास में, ऊर्जा संग्रहण में, शीघ्र फल देने में फायदा करता है फास्फोरस। जबकि पोटेशियम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, पानी का उचित अवशोषण करता है पोटेशियम के कारण। कैल्शियम में कोशिका की संरचना और विभाजन में सहायता करता है पौधों को। जबकि मैग्नीशियम तो प्रकाश संश्लेषण वाला, क्लोरोफिल निर्माण में, और सल्फर प्रोटीन और तेल निर्माण में सहायक होता है। कोबाल्ट तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण और B12 में। जबकि सोडियम सूखा प्रतिरोध में वृद्धि, स्टोमेटा को खोलने में सहायक होता है सोडियम। और जिंक एंजाइम सक्रियता और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है जिंक। नेक्स्ट है रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में पाया जाता है। केरवा किस लिए प्रसिद्ध है? किसके खेती के लिए? तो यह केसर के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टियों में से निर्मित है, बोला जा रहा है नदियों द्वारा कौन सा मिट्टी निर्मित होता है? तो जलोढ़ मिट्टी। गंगा के मैदान की पुरानी कछार मिट्टी क्या कहलाती है? तो यह बांगर कहलाती है। जबकि नई मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट है दुमती मिट्टी, यानी कि लोम मिट्टी जिसे भी दोमट मिट्टी कहा जाता है। इसमें क्या क्या रहते हैं? तो बालू, चिकनाकन और गाद शामिल होते हैं। इसके बाद है केरवास मृत्तिका जो जाफरान यानी कि केसर का एक स्थानीय प्रकार है, उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है। कहाँ? तो कश्मीर, हिमालय में। नेक्स्ट है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो चिकनी मिट्टी में मिलता है विकल्प के अनुसार। यानी सबसे अधिक धारण क्षमता मिट्टी की चिकनी में होती है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है कैसे? तो वन को रोककर। नेक्स्ट है वनस्पति के प्रकार और प्रमुख क्षेत्र। वनस्पति के जैसे 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की मात्रा पर वनस्पति को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कहते हैं। जैसे इसमें आवानूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना, बांस आदि आते हैं। जबकि 200 से 250 सेंटीमीटर तक को अर्ध सदाबहार वन कहा जाता है। इसमें साइडर, होलक, कैल आते हैं। जबकि 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश वाले वर्षों को उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णमपाती वन कहा जाता है। इसमें सागवान, टीक, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन और शहतूत आते हैं उष्णकटिबंधीय आंध्र पर्णमपाती में। और 70 से 100 सेंटीमीटर बारिश वाले वनों को शुष्क पर्णमपाती वनस्पति या उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य वनस्पति कहा जाता है। इसमें तेंदू, पलाश और अमल
अमलतास, बेल, खैर, अक्सलबूड और आदि इसमें आते हैं। तो शुष्क पर्णमपाती वनों में अमलतास, पलास, तेंदू, अस्कलबूड आदि आते हैं, जबकि 70 सेंटीमीटर से कम बारिश वालों में शुष्क कंटीले वन होते हैं और इसमें नीम, खजूर, बबूल इत्यादि आते हैं, जबकि 50 से 150 सेंटीमीटर तक की बारिश में जो वन उगते हैं उसे सवाना वनस्पति कहा जाता है। यह छोटे वृक्ष या घास के प्रकार होते हैं। सवाना वृक्ष जो 50 से 150 सेंटीमीटर की बारिश में उगते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम में जहाँ बारिश होता है वहाँ मरुस्थलीय वनस्पति पाए जाते हैं। इसमें अकासिया और नागफनी इत्यादि कटीले वन उगते हैं। निक्षय वन अनुसंधान केंद्र जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ है तो यह देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान और काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ तो बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में है। जबकि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ये देहरादून उत्तराखंड में है। जबकि जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान ये कहाँ तो अल्मोड़ा उत्तराखंड में है। जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति बागान और अनुसंधान संस्थान ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल ये कहाँ है तो ये नई दिल्ली में है। और राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संस्थान ये कहाँ है तो यह नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वनों से घिरा हुआ है। सर्वाधिक क्षेत्र जो है ना घने पतझड़ वनों से घिरा है तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं पतझड़ वाले। फिर पूछा गया है किस राज्य में वन क्षेत्र में अंतर्गत बोल रहा है किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रों में वनों के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन के अनुसार मिजोरम था। नेक्स्ट है पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। पट्टी सीमा परियोजना कृष्णा और गोदावरी की नदियों से जुड़ी है। नेक्स्ट है भारत में सिंचाई की क्षमता सर्वाधिक भाग किससे पूरा होता है तो लघु परियोजनाओं से होता है। सारण सिंचाई नहर निकाली गई है किससे तो गंडक से निकाली गई है। किस नहर प्रणाली से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है तो त्रिवेणी नहर प्रणाली से बिहार में सिंचाई होती है। ऑप्शन के अनुसार भाखड़ा नंगल संयुक्त परियोजना किसका है तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है तो यह सतलज नदी पर है। नेक्स्ट है मीरकाशी मच्छकुंड परियोजना, पल्ली वासल शिव समुद्रम परियोजना, पुराना जल शक्ति कौन सा है इनमें से तो इनमें से शिव समुद्रम सबसे पुराना है। लगभग 1902 में शायद ये स्थापित हुआ था जो कावेरी नदी पर है। इसके बाद है नागार्जुन सागर परियोजना किस पर कृष्णा नदी पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। मैथान और तिलैया बांध किस नदी पर बराकर नदी पर है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में मंडल बांध परियोजना किस नदी पर रखा था तो उत्तरी कोयल नदी पर रखा था इसकी नींव। नेक्स्ट है भारत में स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम जैसे झूमिंग कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरण कृषि को झूम कहाँ कहा जाता है तो उत्तर पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में इसे झूम कहा जाता है। जबकि बेवर और दहियार कहा जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में बेवर और दहियार कहा जाता है। जबकि झूम की कृषि दीपा को बस्तर, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में कहा जाता है दीपा। और जरा और एरका कहा जाता है कहाँ दक्षिण राज्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु में के दक्षिण भागों में जरा और एरका कहा जाता है। झूम कृषि को बत्रा कहाँ कहा जाता है तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बत्रा कहा जाता है। पुड्डू कहा जाता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में पुड्डू कहा जाता है झूम कृषि को। जबकि कुमारी कहा जाता है केरल के पश्चिम घाट की पहाड़ियों में झूम कृषि को कुमारी कहा जाता है। और कमन, विंगा, धावी ये कहाँ है तो उड़ीसा में जनजातीय क्षेत्रों में कालाहांडी, मलकानगिरी क्षेत्रों में किया जाता है झूम की कृषि तो उसे कमन, विंगा और धावी कहा जाता है। पुड्डू आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। जरा और एरका दक्षिण राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु के दक्षिण भाग में। बत्रा जो है दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। दीपा बस्तर, छत्तीसगढ़ और बेवर और दहिया बुंदेलखंड क्षेत्रों में झूम की कृषि की जाती है। नेक्स्ट है कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थाएं जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो यह कानपुर में है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास मेघालय नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ तो यह बम्बई में। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड कहाँ है हैदराबाद में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान शोध संस्थान ये कटक उड़ीसा में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। विपणन निरीक्षण निदेशालय कहाँ है तो यह फरीदाबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है तो यह जयपुर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो यह नई दिल्ली में है।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय वानिकी कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये शिमला में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ये तो पता था। जबकि केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान दक्षिण भारत कासरगोड़ा में, जो कि केरल में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये कोलकाता में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी काशी नगरी वाराणसी में सब्जी वाला है। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर में कर्नाटक में। जबकि केंद्रीय सूक्ष्म बागवानी संस्थान ये बीकानेर राजस्थान में है। सब्जी वाला वाराणसी में है। और विपणन निर्देशन निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में है। जबकि मत्स्यिकी बोर्ड हैदराबाद में है। नेक्स्ट है भारत की फसल और उन पर लगने वाले रोग, जैसे गेहूं में होता है अनावृत कंडुआ रोग, सेहू रोग, रसर और गिरुई रतुआ रोग, ये सभी गेहूं में होते हैं। धान में लगता है खैरा जस्ते की कमी से, पत्तियों का भूरा धब्बा लगना और शीत झुलसना, ये भी धान का रोग है। जबकि मक्का का है तूली सीता रोग, पत्तियों का झुलसना रोग भी मक्का का तूली सीता रोग। मूंगफली का टिक्का रोग है और ड्राई रूट रॉट रोग है टिक्का रोग मूंगफली का। सोयाबीन का पीला चित्रवर्ण रोग है सोयाबीन का। जबकि बागरा का अरगट हरित वाली रोग बागरा बाजरा में लगता है। रेड रॉट रोग ये गन्ने में लगते हैं रेड रॉट रोग। जबकि ज्वार में कंडुआ रोग होता है। इसके बाद है भारत के कृषि के प्रमुख क्रांतियां, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, सुनहरी क्रांति शहद और बागवानी उत्पादन से संबंधित था, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से था, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित था, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, जबकि पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, गुलाबी क्रांति जो था यह मछली झींगा मछली और मांस निर्यात प्याज उत्पादन से, गुलाबी क्रांति, अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजना से संबंधित था, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, और गोल क्रांति तो गोल आलू उत्पादन से। नेक्स्ट है भारत की प्रमुख कृषि विधियां, जैसे भारत में अगर हाइड्रोपोनिक्स कहा जा रहा है कृषि में, तो यह इसका मतलब है जल में उगाने वाले पौधे को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। मृदा रहित कृषि किया जाता है इसमें। पोमोकल्चर या पोमोलॉजी फलों के उत्पादन को, ओलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन को, हर्टिकल्चर बागवानी की विधि है। जबकि विटीकल्चर अंगूर की खेती की विधि है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन और एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन है। जबकि वर्मी कल्चर केंचुआओं का उत्पादन है। नेक्स्ट पूछे गए सवाल, जैसे एक ही खेत में एक कृषि वर्ष के भीतर दो फसलों को उगाना क्या कहलाता है? तो बहुविधा फसल विधि कहलाता है। उदाहरण सर्दी में गेहूं के साथ सोयाबीन लगाना फसल बहुविधा फसल विधि कहा जाता है। एक कृषि वर्ष में दो फसल उगाना। नेक्स्ट है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो 1 हेक्टेयर से कम वाले क्षेत्रों को सीमांत कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो 7वें 8वें दशक में जो हुआ था हरित क्रांति, उसमें उच्च उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वाधिक प्रगति कौन सा क्षेत्र में आया था? तो गेहूं उत्पादन में हरित क्रांति के बाद। बाद में द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो द्वितीय हरित क्रांति में लक्ष्य था हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज पानी उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, ये द्वितीय क्रांति का लक्ष्य था। और पशुपालन सामाजिक वानिकी मत्स्य पालन के साथ शस्यों शस्य उत्पादन को समाकलन करना, ये द्वितीय क्रांति का उद्देश्य था। नेक्स्ट है दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनना है। यानी हरित हरित क्रांति में क्या क्या प्रयोग किया गया था? तो उच्च उत्पादन देने वाले किस्मों के बीज का प्रयोग करना, हरित क्रांति में सिंचाई का, ग्रामीण विद्युतीकरण का, ग्रामीण सड़कें और विपणन का, सभी चारों सत्य हैं कथन बताया जा रहा है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे था? तो इंद्रधनुष क्रांति हरित क्रांति नीला क्रांति और श्वेत क्रांति विभिन्न क्रांतियों को मिलाकर चलाया गया था। श्वेत नीला हरित क्रांति। जबकि काली क्रांति कच्चे तेल उत्पादन से संबंधित है। गेहूं में अधिकतम उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उस समय के अनुसार गेहूं ज्वार बाजरा और चावल फसलों में कौन भारत में खाद्यान्न फसल है प्रमुख? तो चावल खाद्यान्न फसल है। इसके बाद पूछा गया था खेती के अंतर्गत सबसे ज्यादा क्षेत्र में भारत में कौन सा फसल बोया जाता है? तो चावल बोया जाता है। भारत में चावल का कटोरा किस क्षेत्र को? कृष्णा गोदावरी क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है। उस समय पूछा गया था, अभी बदल सकता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात पश्चिम बंगाल राज्यों में सबसे अधिक सूती मिलें कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। भारत में 4 गन्ने उत्पादक राज्यों का घटती क्रम कौन सा था? 2023-24 के अनुसार उत्तर प्रदेश गन्ना सबसे अधिक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक और चौथा तमिलनाडु।
गन्ना, जूट, गेहूँ, मूँगफली। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक फसल कौन-सा है? इनमें से मूँगफली है शुष्क भूमि फसल। नेक्स्ट है कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटक में नहीं होता है, कहाँ? तो पुनलेज में नहीं होता है, कर्नाटक में कॉफ़ी उत्पादन पुनलेज में नहीं होता है। नेक्स्ट पूछा गया था भारत सबसे अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन क्या करता है? तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। ऑप्शन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य केरल, ये तो बहुत बार पूछा गया सरल सवाल है। नेक्स्ट है भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का जम्मू कश्मीर। फिर पूछा गया था भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादन, ये पश्चिम बंगाल करता है। नेक्स्ट है कौन सा नस्लीय मवेशी नस्ल जो है राजस्थान का नहीं है, तो हल्लीकर नहीं था ऑप्शन के अनुसार। इसके बाद है भारत के 4 प्रमुख लौह अयस्क पाए जाते हैं। भारत में प्रमुख 4 प्रकार के लौह अयस्क पाए जाते हैं, जैसे मैग्नेटाइट लौह अयस्क, यह काला और भूरा रंग का होता है। इसमें लोहे का अंश 72% होता है, जबकि हेमाटाइट ये लाल रंग का होता है, इसमें 60 से 70% लोहे का अंश होता है। और लिमोनाइट भारत में पाई जाती है, पीले रंग का होता है और यह 40 से 60% तक इसमें लोहे पाए जाते हैं। सिरेराइट लोहे का अयस्क है, यह भूरे रंग का होता है और इसमें लगभग 40% तक ही लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक अशुद्धियां वाला लौह अयस्क कौन है भारत में? सिरेराइट, जो भूरे रंग का होता है। और सबसे उच्च कोटि का भारत में मैग्नेटाइट है, जो काला और भूरा रंग का होता है और उसमें 72% लोहे का अंश मिलता है। हेमेटाइट में लाल लाल रंग का होता है हेमेटाइट, और यह दूसरा अच्छा कोयला लोहे का अयस्क है, जबकि लिमोनाइट ये पीला कोयला है। लिमोनाइट पीला है लोहे का अयस्क, इसमें 40 से 60% लोह क्षेत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत में लोह अयस्क के क्षेत्र उड़ीसा में पाए जाते हैं। गुरु महिषिनी, सुलेपत, बादाम पहाड़ियां, किरीबुरु, बांसपानी, ठकुरानी, कुरुबंद, फिलोरा, दैतरी और सुकिंदा, टोमका, ये सभी क्या है? तो सभी लौह अयस्क के क्षेत्र हैं उड़ीसा के। छत्तीसगढ़ में दिल्ली हजारा, बैलाडीला, अरीडोंगरी, दंतेवाड़ा, बस्तर और बिलासपुर में पाए जाते हैं लौह अयस्क के क्षेत्र छत्तीसगढ़ में। झारखंड में नोआमुंडी में, गोवा में, पलामू में, सिंदूरपुर में झारखंड में लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। कर्नाटक में है बेल्लारी, विजयनगर के पास है, शिमोगा, चित्रदुर्ग, केद्रमुख, बाबा बूदन पहाड़ी, तुमकुर और बीजापुर और सुंदर क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं लौह अयस्क के क्षेत्र। जबकि महाराष्ट्र में रत्नागिरी और चंद्रपुर में पाए जाते हैं लौह अयस्क के क्षेत्र। तमिलनाडु में नीलगिरी और सेलेम में लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। तो उड़ीसा में लौह अयस्क के क्षेत्र हैं गुरुमहिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़ी, किरीबुरु, बांसापानी और टोमका, सुकिंदा, दैतारी, कुरुबंद, फिलोरा, ठकुरानी, ये सभी उड़ीसा के हैं। जबकि छत्तीसगढ़ में है अरीडोंगरी, दंतेवाड़ा, बस्तर, बैलाडीला और दिल्ली राजहरा। दलली राजहरा जो है ये छत्तीसगढ़ का है लौह अयस्क क्षेत्र। झारखंड में नोआमुंडी, गुआ, पलामू और सिंदूरपुर, गुआ, ये सभी झारखंड के हैं लौह अयस्क क्षेत्र। कर्नाटक के बेल्लारी, शिमोगा और विजयनगर में है ये बेल्लारी। चित्रदुर्ग के द्रमुख तो पता था, बाबा बुदन, तुमकुर और बीजापुर सुंदर। जबकि महाराष्ट्र में रत्नागिरी और चंद्रपुर। सेलम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का लौह अयस्क क्षेत्र है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में भी है लौह अयस्क के क्षेत्र, जैसे वारंगल, कुर्नूल, जग्गियापोटा पेटा, रम रमल्ला कोटा, वेल्लीदुर्ती, बेयमराम बेयराम, अनंतपुर, नल्लोर, ये भी आंध्र प्रदेश में है ये सभी। गुजरात में भावनगर, नवानगर, पोरबंदर, जूनागढ़, बड़ोदरा और खंडेश्वर, ये सभी गुजरात में है लौह अयस्क के क्षेत्र। जबकि राजस्थान में उदयपुर, ठूर, हुंडेर, नाथरा नाथरा की पाल, ये राजस्थान के लौह अयस्क के क्षेत्र हैं। तो राजस्थान के उदयपुर, ठूर, हुंडेर, नाथरा की पाल लौह अयस्क के क्षेत्र। आंध्र प्रदेश के वारंगल, कुर्नूल, रमल्लाकोट्टा, वेलुर्थी, जग्गियापोटा, जग्गियापेटा, बेयराम, अनंतपुर, नल्लोर आंध्र प्रदेश के। और गुजरात के कौन कौन से हैं? गुजरात के बड़ोदरा, खंडेश्वर, जूनागढ़, पोरबंदर, नवानगर, भावनगर, गुजरात में ये सभी लौह अयस्क के क्षेत्र थे। जबकि भारत में तांबा उत्पादन के क्षेत्र हैं। झारखंड में घाटशिला, सुरदा, जो पूर्वी सिंहभूम जिला का है, मेसाबनी है, सोनामखी है, झारखंड में है, पलामू है, संथाल परगना है, राजदाह, ये सभी झारखंड के तांबा उत्पादक के क्षेत्र हैं। राजस्थान में अलवर, झुंझुनू, खेतड़ी, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर, डूंगरपुर, ये राजस्थान के तांबा उत्पादन के क्षेत्र हैं। सीकर, डूंगरपुर, अलवर, भीलवाड़ा, खेतड़ी। सिक्किम में भी है तांबा उत्पादन के क्षेत्र, भोटांग, रोहतक, डिक्यू, गिशनी, सिरबोंग और जुगुडुम,
ये सिक्किम के तांबा उत्पादक के क्षेत्र हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में गुंटूर, कुर्नूल, नल्लोर, अनंतपुर हैं। मध्य प्रदेश में मलाजखंड क्षेत्र बालाघाट जिला है, बैतूल जिला है, जहाँ से तांबा उत्पादन किया जाता है। सिक्किम में भी तांबा का उत्पादन ये तो नया आ रहा है, जैसे भोटांग, रोहतक, डिक्यू, गिस्नी, सिरबोंग और जुगुटुम राजस्थान के सॉरी सिक्किम के तांबा क्षेत्र उत्पादन थे। जबकि मैग्नीज के उड़ीसा में मैग्नीज सबसे अधिक उत्पादन होता है। सुंदरगढ़ में, कालाहांडी में, गंजम में, कटक में, मयूरभंज में, कोरापुट में, क्योंझर में, संबलपुर में, फूलबांस में। फूलबांस हो गया, क्योंझर तो पता ही था, कालाहांडी भी उड़ीसा में है। ये मैग्नीज उत्पादक का क्षेत्र है। महाराष्ट्र में तो नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ, जबलपुर, देवास और निमाड़। छिंदवाड़ा, निमाड़, झाबुआ मध्य प्रदेश में ये मैग्नीज के उत्पादक के क्षेत्र हैं। कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर, धारवाड़, शिमोगा। कर्नाटक में शिमोगा। फिर आंध्र प्रदेश में विजयनगर, विशाखापत्तनम पता है। तेलंगाना में आदिलाबाद है, जहां से मैग्नीज उत्पादन होता है। झारखंड में पश्चिम सिंहभूम, हजारीबाग, धनबाद में होता है मैग्नीज उत्पादन। गुजरात में पंचमहल, बड़ोदरा, बनसकांठा बनासकांठा और साबरकांठा होता है, जबकि राजस्थान के बांसवाड़ा में मैग्नीज उत्पादन होता है। तो बनासकांठा और साबरकांठा कहाँ है? ये गुजरात में है। उसी प्रकार से भारत के कुछ बॉक्साइड उत्पादक के क्षेत्र हैं। बॉक्साइड उत्पादक के क्षेत्र जैसे उड़ीसा के कालाहांडी, कोरापुट और बालांगीर में बॉक्साइट यानी कि एल्यूमीनियम का उत्पादन होता है। कालाहांडी भी उड़ीसा में। गुजरात में भावनगर, जूनागढ़, अमरेली, कच्छ की खाड़ी और जामनगर, ये तो पता ही होगा। झारखंड में भी पता है बॉक्साइट का दुमका, लोहरदगा और पलामू, रांची। लेकिन महाराष्ट्र का भी ये रत्नागिरी, कोल्हापुर, थाने, सतारा, कोलाबा, पुणे, ये भी सुने हुए नाम, सरल नाम है। लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ नए नाम जैसे आज रखने हैं। राजनांदगांव, जहाँ बॉक्साइट का उत्पादन होता है। फिर सरगुजा, ये भी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। जबकि बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, ये तो पता ही है। लेकिन तमिलनाडु में भी है बॉक्साइट उत्पादन। जो सलेम में जहाँ लोह का था, वहाँ बॉक्साइट का भी है। मदुरई में तमिलनाडु के, और नीलगिरी पहाड़ी में भी है। मध्य प्रदेश के शहडोल में, मंडाला में, कटनी में, सतना में, शिवपुरी में, जबलपुर में और मैकाल श्रेणी में भी बॉक्साइट उत्पादन किया जाता है। कटनी का है तो मध्य प्रदेश में, शहडोल मध्य प्रदेश में, सतना भी मध्य प्रदेश में। लेकिन कर्नाटक में है, दक्षिण कन्नड़, बाबा पूतन की पहाड़ी, बेलगावी में मैग्नीज का उत्पादन, बॉक्साइट का उत्पादन होता है। इसके बाद है प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र। तो सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश का नल्लौर, कृष्णा, विशाखापत्तनम, अनंतपुर, खम्मम और गुंटूर जिला में होता है। राजस्थान का जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सीकर। सीकर कहाँ? तो राजस्थान में है अभ्रक का उत्पादन। झारखंड का कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, ये तो सरल नाम है, पता चल जाएंगे। लेकिन बिहार में भी अभ्रक होता है बहुत ज्यादा, गया में, मुंगेर में। इसके अलावा भागलपुर, नवादा, जमुई और बांका में भी होते हैं। इसके बाद है भारत के प्रमुख खनिज संचित भंडार के आधार पर राज्यवार की स्थिति। खनिजों में प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। जैसे बॉक्साइट सबसे अधिक उड़ीसा के पास है, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश। कोयला में भी उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। जिंक में राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तांबा में राजस्थान, झारखंड, फिर मध्य प्रदेश। हीरा में मध्य प्रदेश सबसे अधिक, दूसरा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। स्वर्ण में कर्नाटक, तब राजस्थान दूसरा, तीसरा आंध्र प्रदेश। शीशा में राजस्थान सबसे अधिक और दूसरा आंध्र प्रदेश, तब गुजरात। लोहसक में उड़ीसा सबसे अधिक हेमाटाइट है, और फिर झारखंड, तब छत्तीसगढ़। जबकि रॉक फॉस्फेट झारखंड, तब राजस्थान। क्रोमाइट में उड़ीसा और मणिपुर। ग्रेफाइट में अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक, तब जम्मू कश्मीर। ग्रेफाइट सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तब उड़ीसा में। कच्चा इस्पात उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। मैग्नीज सबसे अधिक उड़ीसा, तब कर्नाटका में, फिर मध्य प्रदेश में। चांदी कहाँ में? राजस्थान सबसे अधिक, दूसरा झारखंड और कर्नाटक, तब आंध्र प्रदेश। फेल्सपार राजस्थान में सबसे अधिक, फिर तेलंगाना में। और डोलामाइट मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, तब आंध्र प्रदेश में दूसरा नंबर पर है, तीसरा छत्तीसगढ़। कच्चा तेल सबसे अधिक असम में, फिर गुजरात और राजस्थान, यहीं से निकलता है। प्राकृतिक गैस भी असम सबसे ज्यादा, फिर राजस्थान, तब आंध्र प्रदेश के पास है। इसके बाद है भारत के प्रमुख खनिज संस्थान कहाँ स्थित है। जैसे तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, ये तो दिल्ली में पता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ? ये तो हैदराबाद में खनिज विकास निगम। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण कोलकाता में है। राष्ट्रीय शिक्षा यांत्रिकी संस्थान कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। जबकि राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ है? तो नागपुर में है। खान ब्यूरो भी नागपुर में है। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ? तो धनबाद में है। ये तो बहुत बार आया है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड बोलेगा तो ये नागपुर में, खान ब्यूरो भी नागपुर में। लेकिन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ है? तो ये हैदराबाद में है। इसके बाद है राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ है? तो ये
जमशेदपुर झारखंड में है, जबकि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ है तो कोलकाता में है, एचसीएल जिसे बोला जाता है।